Hello students, come back in our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों हम लोग एक सीरीज में चल रहे थे एनिमल टिश्यू की। आज हम लोग उसी सीरीज में नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशेष संयोजी ऊतक। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधे मतलब की बात पे आते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या हम इनको कह सकते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। विशेष संयोजी ऊतक। अब इनमें सबसे पहली बात हमेशा की तरह कि इनमें ऐसी क्या विशेष बात है जिसकी वजह से इनको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या विशेष संयोजी ऊतक कहा गया। बेटा इनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये मटेरियल को कंडक्ट करते हैं, जैसे ब्लड। ये हमारे शरीर का अंतःकंकाल इंडोस्केलेटन बनाते हैं, इंटरनल फ्रेमवर्क बनाते हैं, हमारे शरीर का ढांचा बनाते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं स्केलेटल टिश्यू या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब कुल मिलाकर के इसमें 3 पार्ट। कौन कौन? पहला पार्ट इसका होता है कार्टिलेज, उपास्थि। दूसरा पार्ट होता है इसका बोन या अस्थि। तीसरा पार्ट इसका होता है ब्लड या रक्त। अब इसमें से कार्टिलेज और बोन को एक साथ मिला करके हम लोग कहते हैं स्केलेटल टिश्यू या कंकाली ऊतक। क्या कहते हैं इसको? स्केलेटल टिश्यू या कंकाली ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का कंकाल बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं, इंडोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। यहां पर हम कर भी सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्केलेटन ऑब्लिक इंटरनल फ्रेमवर्क। इंडोस्केलेटन यह हमारे शरीर का अंतःकंकाल या शरीर में पाए जाने वाले अस्थियों का ढांचा जो है उसको हम यहां पर इंटरनल फ्रेमवर्क कह रहे हैं, उसको बनाते हैं। इसलिए हम इसको स्केलेटल टिश्यू या कंकाली ऊतक कहते हैं। दूसरा यहां पर जो ब्लड है इसे हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक। क्योंकि ब्लड हमेशा फ्लूइड फॉर्म में होता है। एकलौता शरीर का ऐसा टिश्यू
जो तरल अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कार्टिलेज की, उपास्थि की बात करेंगे। तो नंबर 1 यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्टिलेज की, उपास्थि की। अब अगर इनसे बारे में आपसे पूछा जाए, इनको इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, अगर आपसे कोई पूछ देता कि उपास्थि क्या है, आंसर क्या होगा बेटा? इज एन टाइप ऑफ स्पेशल टिश्यू, यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक विशेषीकृत ऊतक है जो शरीर में इंडोस्केलेटन या हमारे शरीर का इंटरनल फ्रेमवर्क बनाता है। अब दोबारा ये बात यहां पर ऐसे जोड़ दी जाएगी, लिखना जरूरी नहीं है। देखो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आपके मन में जरा भी ये इच्छा है कि हमें डॉक्टर बनना, तो दो बातें हमेशा ध्यान रखो, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दुनिया भर का नहीं पढ़ना। एनटीए ने प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना होता है। हम ये नहीं कह रहे कि टोटली आप एनसीईआरटी पढ़ें, ना हम ये कह रहे कि टोटली आप एनसीईआरटी ना पढ़ें। शब्दों पर हमारे दोबारा ध्यान दें। हमने क्या कहा कि एनटीए जो कि नीट एग्जाम कराती है, एंट्रेंस मेडिकल एग्जाम कराती है, उसने एक सिलेबस दिया होता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हुए हमें आगे पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है। अब इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले हमें ये जरूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमसे एनटीए पूछता कैसे। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। आपकी कोचिंग में आपके टीचर्स या किसी के द्वारा जो भी कहीं भी आपको डाउट मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको सबसे पहले जरूर देख लें कि जैसे आज हम कार्टिलेज पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो सारे क्वेश्चन उस टॉपिक से कवर हो गए? अगर हाँ तो फैकल्टी अच्छी है, वो क्लास अच्छी है, और अगर नहीं तो आप समझदार हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, क्या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे या संभावना है आगे आने की, वो आपसे हो गए, या उस टॉपिक जो भी जिस टीचर से, जिस टॉपिक से, जिस बुक से, जहां से भी आपने पढ़ा है, क्या एनटीए का सिलेबस कवर हो गया? यस, तो वेरी नाइस। अगर नो तो आप समझदार हैं, आपको क्या करना है, कम बैक। तो बेटा यहां पर हम बात करेंगे आज कार्टिलेज की। जैसा कि मैंने बताया कि दैट इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म द इंडोस्केलेटन एंड इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। एक बात यहां पर ध्यान रखें, सॉफ्टर देन bone but harder than dense connective tissue। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपको मैंने सघन संयोजी ऊतक या डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया था। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से हार्ड है लेकिन बोन से सॉफ्ट है। तीसरी बात, evidently found in the embryonic condition but mostly change into the bone after birth। evidently
found in the embryonic condition but after birth most of the cartilage change into the bone. देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसे देख के मत लिखे, हमारी बात सुन के लिखे। हम अपने हर वीडियो में बताते हैं, हर क्लास में ये बात बताते हैं। जो चीज आप समझ ही नहीं पा रहे हो उसे पढ़ क्यों रहे हो? हम बराबर हिंदी बोलते। मैंने क्या कहा अभी कि ये मुख्य रूप से भ्रूणी अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जन्म के बाद ज्यादातर जो उपास्थियां होती हैं हमारे शरीर की वो अस्थियों में बदल जाती है। एक बार दोबारा सुने, मैंने कहा कि evidently cartilage evidently found in the embryonic condition but most of the cartilage change into bone after birth. भ्रूणी अवस्था में हमारे शरीर का जो इंडोस्केलेटन होता है, जो अंका कंकाल होता है, वो मुख्य रूप से उपास्थियों से ही बना होता है। यानी भ्रूणी अवस्था में अस्थियां नहीं के बराबर होती हैं, लेकिन जन्म के बाद धीरे धीरे बहुत सारी उपास्थियां अस्थियों में बदल जाती हैं। अब चूंकि ये टिश्यू है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर पर विशेष बात करनी पड़ेगी, चूंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे। जब भी किसी टिश्यू से बात होगी तो उसके स्ट्रक्चर में सेल कौन सी है, उनका काम क्या है। अब अगर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हो तो मैंने शुरू में ही 3 बातें बताई थी कि पहले क्वेश्चन सेल्स पर होंगे, दूसरे क्वेश्चन उसके मैट्रिक्स पर होंगे और तीसरे क्वेश्चन उसके फंक्शन पे होंगे। आइए डायरेक्ट हिट करते हैं क्वेश्चंस को। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें उपास्थि की संरचना की बात की जाए तो बेटा इसमें सेल और मैट्रिक्स दो कंपोनेंट हैं। तीसरा कंपोनेंट जो पिछले कनेक्टिव टिश्यू में बताया गया फाइबर, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इसमें पाई जाने वाली जो सेल है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट। दूसरी सेल का नाम है फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट। अब सर ये ब्लास्ट और साइट में क्या अंतर होता है? बेटा जहां भी सेल के साथ ब्लास्ट लिखा हो इसका मतलब वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग सेल्स है, अभी वो विभाजित हो रही है, उसमें विभाजन की क्षमता है। और जहां भी साइट क्लिक जाए इसका मतलब वो मैच्योर सेल है, वो डिवाइड नहीं हो रही। तो डिवाइडेशन अगर उसमें पाया जा रहा है तो ब्लास्ट, और अगर मैच्योर हो गई अब डिवाइड नहीं हो रही तो वो साइट। क्लियर हो गया? मैट्रिक्स की अगर बात करें तो बेसिकली इसका मैट्रिक्स जो होता है, क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कंपोज्ड विद द, उपास्थियों में पाया जाने वाला मैट्रिक्स किसका बना होता है? आंसर होना चाहिए कॉन्ड्रिन प्रोटीन।
एक प्रोटीन होती है जिसका नाम कॉन्ड्रिन है और उसी प्रोटीन से ये मिलकर के बना होता है। इसके साथ कॉन्ड्रियाटिन सल्फेट भी पाया जाता है। कॉन्ड्रियाटिन सल्फेट दिखने में ये रबर जैसा लगता है, रबर लाइक। अब इस बात को हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया जाए तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे इनके स्ट्रक्चर की। किसी भी कार्टिलेज को जब माइक्रोस्कोप से स्लाइड पे देखा जाता है तो आपको जो स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूं वैसा दिखता है। किसी भी कार्टिलेज या उपास्थि के बाहर की तरफ एक झिल्लीनुमा रचना पाई जाती है। इस झिल्लीनुमा रचना को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं इसको? पेरिकॉन्ड्रियम। इसी पेरिकॉन्ड्रियम में वन साइड, ध्यान रखिए इस बात को, एक तरफ ऐसे सेल्स पाई जाती हैं। पाई जाने वाली वन साइडेड सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। अब इन कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा मैट्रिक्स को सीक्रेट किया जाता है। भाई ये मैट्रिक्स आया कहां से? ये मैट्रिक्स दोस्तों आया कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। इस मैट्रिक्स को सीक्रेट किया गया। इस द मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया था आपको कि मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन एंड कॉन्ड्रियाटिन सल्फेट से मिलकर के बना होता है। अब ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, मैंने कहा था ना कि ब्लास्ट सेल्स, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के मैट्रिक्स में आती रहती हैं। ये अलग से नहीं आई। ये सेल्स यहां से विभाजित हो करके इस तरीके से ऐसे पूरे मैट्रिक्स में ऐसे फैल जाती है। कई बार ये अकेली होती हैं, कई बार ये दो दो तीन तीन आपस में जुड़ी होती है ऐसे। और प्रत्येक सेल्स के ऊपर एक लिफाफे जैसी रचना पाई जाती है। ऐसे आप देख सकते हो इसको। ऐसे ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग सेल्स है। मेंशन कर देता हूं यहां पे, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इमैच्योर, अविकसित है लेकिन विभाजन की क्षमता पाई जाती। ये है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ये मैच्योर है, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग है, विभाजित नहीं होती है। और प्रत्येक कॉन्ड्रोसाइट सेल्स एक लिफाफे में, एक इनवेलप में बंद है। इस लिफाफे या इनवेलप को हम लोग कहते हैं
लैकुनी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लैकुनी बोलते हैं। इसके अलावा इस मैट्रिक्स में बहुत सारी इस प्रकार से ये फाइब्रोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं और इनके द्वारा फाइबर्स को सीक्रेट किया जाता है। इज द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो ये था इनका स्ट्रक्चर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे कार्टिलेज के प्रकार की और इनके पाए जाने वाले स्थान की। बेसिस ऑन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इनका मैट्रिक्स कैसा है? अगर हम बात कर लें यहां पर टाइप ऑफ कार्टिलेज की, थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक से बाहर चलेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बेटा यहां पर हम एक बात ध्यान रखें कि ये बंटवारा किसके आधार पर हो रहा है? बेसिस ऑन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑब्लिक प्रेजेंस and absence and type of fiber। इसके मैट्रिक्स में फाइबर पाए जा रहे या नहीं पाए जा रहे, और पाए जा रहे तो कौन से पाए जा रहे? क्योंकि फाइबर दो प्रकार का है, एक कोलेजन फाइबर या व्हाइट फाइबर और दूसरा है एलो इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर या येलो फाइबर। इसको यहां पर बेसिस बनाया गया। अब जैसे हम देखते हैं, पहली होती है हैलाइन कार्टिलेज। इसके मैट्रिक्स को बेटा अगर देखा जाए तो एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक। क्यों? इसलिए चूंकि फाइबर यहां पर एब्सेंट है। तो ये तो हम समझ गए कि हाइलाइन कार्टिलेज को हाइलाइन कार्टिलेज क्यों कहा गया, क्योंकि इसका मैट्रिक्स क्या है? नीट एंड क्लीन है, ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंसी का कारण क्या? कि इसमें फाइबर एब्सेंस है। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा कि ये सब कहां पाए जाते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज फाउंड इन नाजल सेप्टम, ये नाक का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसमें अंदर एक कार्टिलेज लगी जिससे नाक दो हिस्सों में बटी हुई है। एग्जाम्पल नेजल सेप्टम ट्रैकियल रिंग्स। ये जो हमारी श्वास नली है ना, ये देख रही, यहां पर देखो एक स्प्रिंग जैसी रचना लगी, स्प्रिंग। इसे हम विंड पाइप या ट्रेकिया कहते हैं। और इसमें जो स्प्रिंग दिख रही है ना, ये स्प्रिंग किसकी बनी है? हाइलाइन कार्टिलेज की बनी है। इसके अलावा कॉस्टल कार्टिलेज, ये कहां पाई जाती है? रिब में, हमारी पसलियों में पाई जाती है। और जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश होती, इंडोस्केलेटन ऑफ उपास्थि जात जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेस है, स्कोलियोडॉन, डॉग फिश, कुत्ता मछली, टॉर्पीडो, वो सब इसी में उनका जो इंडोस्केलेटन होता है
वो इसी से बना होता है और इसीलिए उनको हम कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। अब हम दूसरी कार्टिलेज की बात करें। दूसरी कार्टिलेज कहलाती है फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज, एक बार फिर इसका मैट्रिक्स देखें, क्योंकि देसी शब्द में क्या माना है, प्रेजेंस एंड अब्सेंस एंड टाइप ऑफ फाइबर। फाइबर है या नहीं है, और है तो कौन सा है, मुद्दा ये है, विचार इस बात पे करना है। फाइब्रोकार्टिलेज की बात करो तो यहां पर मैट्रिक्स फिल्ड विद द व्हाइट कार्टिलेज, सॉरी व्हाइट फाइबर्स। देखो ऑप्शन में यहां व्हाइट फाइबर की जगह कोलेजन फाइबर भी हो सकता है, ध्यान रखें इस बात, क्योंकि व्हाइट फाइबर ही कोलेजन फाइबर होते हैं। तो अब मैट्रिक्स इसका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फाइबर प्रेजेंस हो गए। क्लियर हुआ? अब ये कहां पाई जाती? फाउंड इन प्यूबिस सिम्फाइसिस। फाउंड इन प्यूबिस सिम्फाइसिस। अब ये कहां होता है? यह हमारी श्रोणी मेखला, कमर में जो पेल्विक गर्डल है उसमें पाई जाती है। स्केलेटन में इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे। इसके अलावा इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते नहीं लोग, डिस्क स्लिप हो गई। अब जैसे एक वर्टेब्रा ये है हमारी रीढ़ की हड्डी, और दूसरी हड्डी ये है, फिर तीसरी हड्डी ये है, तो इन दो वर्टेब्रा के बीच में यहां पर ही बेटा प्रेजेंस होगी ये इस तरीके, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। और जिसको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, कार्टिलेज घिस जाती, समाप्त हो जाती, नष्ट हो जाती है, उसको वर्टेब्रल डिस्क प्रॉब्लम होती है। अक्सर देखा गया है L1 L2 डिस्टर्ब कर जाते हैं। तीसरी होती है एलास्टिन कार्टिलेज। एलास्टिन कार्टिलेज खुद ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं इलास्टिन हूं, मैं लचीले फाइबर से युक्त हूं। तो मैट्रिक्स विद एलास्टिन फाइबर, इनके मैट्रिक्स में इलास्टिन फाइबर पाए जाते हैं, तो ये जरूरत से ज्यादा लचीली होती है। ये कहां पाए जाते हैं? इपिग्लॉटिस, जो हमारा भोजन का पाइप होता है उसके ऊपर ये ढक्कन के रूप में लगी होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। नोजल टिप, ये हमारी नाक हिलती ना ऐसे, ये हिल रही, देखो क्यों हिल रही? क्योंकि ये इलास्टिन कार्टिलेज से बनी है, इसलिए। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपकी क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए हमारे चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी को सब्सक्राइब करें। और बेटा एक बहुत अच्छी बात यह कि हम डेली 8:15 पे यानी 8:15 PM शाम को लाइव क्लास होती है नीट के बच्चों के लिए, जिसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास बोन के साथ।